हेलो एवरीवन। देखो यार, अपन ने साइंस में 2 टेस्ट पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, मिनी टेस्ट। अब ये थर्ड मिनी टेस्ट है और बहुत जल्दी पेपर आने वाला है। ये थर्ड ही मिनी टेस्ट रहेगा, इसके बाद साइंस से रिलेटेड शायद ही क्वेश्चन आए। ठीक है। बाकी करते हैं अपन अभी तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसका। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है भाई। ये पृथ्वी के चारों ओर लगभग 1 लाख किलोमीटर प्रति आवर की परिक्रमा से मतलब चाल से परिक्रमा कर रहा है। ये प्रत्येक 90 मिनट में पृथ्वी की संपूर्ण कक्षा का चक्कर लगाता है। ISS में उपस्थित अंतरिक्ष यात्री लगभग प्रत्येक 45 मिनट में सूर्योदय देखते हैं। तो भाई इसमें से 2 स्टेटमेंट सही हैं। फर्स्ट गलत है, क्योंकि 28,000 के समथिंग इसकी मतलब चक्कर लगाने की, ऐसे 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा चक्कर लगाते हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में। वास्तविकता में ISS की औसत गति लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति आवर है, यानी 7.66 किलोमीटर प्रति सेकंड, न कि 1 लाख किलोमीटर पर घंटा। और ये ISS है, ये लगभग हर 90 मिनट में पृथ्वी की चक्र परिक्रमा को पूरी करता है, यानी एक दिन में ये 16 बार पृथ्वी के चक्कर लगाता है। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि ISS में मौजूद अंतरिक्ष यात्री लगभग हर 45 मिनट में सूर्योदय और सूर्यास्त देखते हैं, क्योंकि 90 मिनट में तो एक चक्र पूरा ही होता है, तो 45 मिनट में इसमें दिन आ जाएगा, 45 मिनट में रात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किशोर जनसंख्या के समग्र विकास के लिए प्रारंभ किया गया है। तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, सबला, मनोदर्पण या आयुष्मान भारत स्कूल स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम। तो भाई किशोरों के लिए स्टार्ट किया गया है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। पढ़ते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKS के इस कार्यक्रम का उद्देश्य किशोरों यानी 10 से 19 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके स्वास्थ्य और विकास को समग्र दृष्टिकोण से बढ़ावा देना है। इसमें पोषण, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, नशा मुक्ति, चोट व हिंसा से रोकथाम जैसे पहलू शामिल हैं। RKS का उद्देश्य स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि समग्र विकास यानी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट करना है। अतः ये इसका आंसर सही है। सबला क्या है भाई? सबला एक ऐसा कार्यक्रम है जो 14 से 18 वर्ष की किशोरियों के पोषण और कौशल से विकास से संबंधित है। मुख्यतः लड़कियों पर केंद्रित है, सभी किशोरों यानी लड़के लड़कियों पर केंद्रित नहीं है, इसलिए यह आंशिक रूप से संबंधित है, पर समग्र किशोरों की जनसंख्या के लिए नहीं। मनोदर्पण, ये कोविड-19 महामारी के दौरान छात्रों और शिक्षकों और अभिभावकों के मानसिक स्वास्थ्य समर्थन के लिए शुरू किया गया एक पहल है। केवल मानसिक स्वास्थ्य तक ही ये सीमित है। नेक्स्ट आता है आयुष्मान भारत स्कूल स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम। यह स्कूल जाने वाले बच्चों के स्वास्थ्य जांच और स्वास्थ्य शिक्षा पर केंद्रित है, लेकिन यह विशेष रूप से किशोर जनसंख्या के समग्र विकास के लिए नहीं है बल्कि सभी स्कूल के बच्चों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन प्रारंभ किया गया है। तो भाई वो लेह लद्दाख में किया गया है। पढ़ते हैं इसके बारे में। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन, जिसे भारत एनालॉग मिशन भी कहा जा रहा है, लेह लद्दाख में प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य पृथ्वी पर अंतरिक्ष जैसी कठिन परिस्थितियों में अंतरिक्ष यात्रियों के व्यवहार और स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, अध्ययन करना है, और यह भविष्य के चंद्रमा और मंगल अभियानों के लिए प्रशिक्षण का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स के बारे में है भाई। कौन से स्टेटमेंट सही है ये बताने हैं भाई। भारत सफलतापूर्वक स्पेस डॉकिंग करने वाला अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा देश बन गया है। बात बिल्कुल सही है। इसरो ने PSLV C60 द्वारा स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट उपग्रहों को लॉन्च किया है। ये बात भी बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है भाई। पढ़ते हैं इसके बारे में। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी स्पेडेक्स, इसरो ने PSLV C60 द्वारा स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट उपग्रहों को लॉन्च किया है। स्पेस डॉकिंग में 2 अंतरिक्ष यान मानव युक्त व मानव रहित को एकदम सटीक तरीके से एक दूसरे के साथ भौतिक रूप से जोड़ा जाता है। इससे दोनों अंतरिक्ष यान ईंधन भरने, मरम्मत करने और चालक दल के आदान प्रदान जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यों के लिए एक विशेष इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हाल ही में समाचारों में रहा रूमी 1
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से सही है भाई। रूमी भारत का एक पुनर्योज्य हाइब्रिड रॉकेट है, इसका सफल प्रक्षेपण किया गया है, बात बिल्कुल सही है। इसका विकास भारतीय अनुसंधान संस्थान अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने द्वारा किया गया है। रूमी 1 एक तरह का हाइब्रिड रॉकेट है जिसमें ठोस व तरल प्रणोदक के कॉम्बिनेशन का उपयोग किया गया है। ये स्टेटमेंट तो सही है भाई। तो इसमें स्टेटमेंट कौन सा सही है? 1 और 3 सही है भाई, सेकंड गलत है। क्यों, देखते हैं। भारत ने अपना पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी फर्स्ट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। रूमी फर्स्ट रॉकेट को तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के सहयोग से विकसित किया है। इसे मोबाइल लॉन्चर का इस्तेमाल करके लॉन्च किया गया है। इसमें 3 क्यूब सैटेलाइट और 50 पिको सैटेलाइट शामिल हैं। ये दोनों तरह के सैटेलाइट्स ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से संबंधित डेटा एकत्रित करेंगे। ओके, हाइब्रिड रॉकेट इंजन है रूमी फर्स्ट, एक तरह का हाइब्रिड रॉकेट इंजन है। इसमें ठोस और तरल प्रणोदक कॉम्बिनेशन का उपयोग किया गया है। इससे इंजन की दक्षता में सुधार और परिचालन लागत में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मंकी पॉक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही स्टेटमेंट है। मंकी पॉक्स एक वायरल रोग है जो ऑर्थोपॉक्स वायरस वंश से संबंधित है, बात बिल्कुल सही है। मंकी पॉक्स मनुष्यों में केवल अफ्रीका महाद्वीप में ही पाया जाता है और अन्य देशों में नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 2022 में मंकी पॉक्स के लिए एमपॉक्स नाम का औपचारिक रूप से अपनाया गया, बात बिल्कुल सही है। मंकी पॉक्स मुख्यतः पशुजन्य बीमारी है, लेकिन मानव से स्वास्थ्य में फैल जाता, मतलब मानव से मानव में ये फैल जाता है, ये बात भी सही है। तो 1 3 4 आने चाहिए इसके, सही है भाई स्टेटमेंट। देखो भाई, मंकी पॉक्स, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खतरे वाले सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। एम पॉक्स के बारे में, ये वायरस जनित जो मंकी पॉक्स वायरस के कारण होता है। यह वायरस ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस से संबंधित है। यह एक जूनोटिक यानी पशुजन्य रोग है। यह रोग संक्रमित व्यक्ति और पशु के निकट संपर्क में आने से फैलता है। इस रोग के अधिकांश मामले मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में दर्ज किए गए हैं, लेकिन केवल वहीं नहीं मिलता। एमपॉक्स वायरस के प्रकार भाई क्लेड 1 और क्लेड 2 और चेचक के लिए विकसित किए गए टीके और उपचार को विशेष परिस्थितियों में कुछ देशों में एमपॉक्स के इलाज हेतु स्वीकृत किया जा सकता है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एमपॉक्स के खिलाफ पहली वैक्सीन प्री क्वालिफाइड किया। एमपॉक्स के खिलाफ इस पहली वैक्सीन का नाम है MVABN। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदीपुरा वायरस संक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा स्टेटमेंट सही है। चांदीपुरा वायरस एक आरएनए वायरस है जो रेबिडोविरिडी परिवार का सदस्य, बात बिल्कुल सही है। चांदीपुरा वायरस मुख्यतः मच्छरों सैंड फ्लाई द्वारा फैलता है, ये भी सही है। और छोटे बच्चों में तीव्र एन्फ्लाइटिस उत्पन्न करता है, ये बात भी सही है। और चांदीपुरा वायरस का पहला मामला 1965 में चांदीपुरा गांव गुजरात में दर्ज किया गया है, नहीं पता। वर्तमान में चांदीपुरा वायरस के लिए कोई विशिष्ट टीका उपलब्ध नहीं है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो 1 2 और 4 आना चाहिए भाई इसमें, क्योंकि फिर और तो बन ही नहीं रहे ना। देखो, चांदीपुरा वायरस भारत को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक अलर्ट जारी किया है। इसमें कहा गया है कि भारत में चांदीपुरा वायरस मौजूदा प्रकोप 20 वर्षों में सबसे बड़ा प्रकोप है। चांदीपुरा वायरस के बारे में इसे चांदीपुरा वेसिकुलर वायरस के रूप में भी जाना जाता है। इसे रेबिडोविरिडी फैमिली से संबंधित एक राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस है। यह भारत के पश्चिम और मध्य दक्षिणी भागों में विशेष रूप से मानसून के मौसम के दौरान अक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के प्रकोप के लिए जाना जाता है। संक्रमण ये सैंड फ्लाई, मच्छरों और किलनी जैसे रोगवाहकों द्वारा फैलता है। लक्षण इसके बुखार, उल्टी, दस्त और सिरदर्द हैं। टीका अभी तक इसके उपचार के लिए एंटी रेट्रोवायरल उपचार या टीका उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारतीयों के लिए वर्ष 2024 में हेतु आधुनिक आहार संबंधी आदतों के अनुरूप उन्नत आहार संबंधी मार्गदर्शिका जारी की है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने, या भारतीय खाद्य परिषद और मानक प्राधिकरण ने, या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने, या फिर खाद्य एवं कृषि संगठन ने। तो भाई ये आहार संबंधी मार्गदर्शिका डॉक्टर से तो पूछते हो, तो यही बात है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ही आएगा इसमें। पढ़ते हैं इसके बारे में। वर्ष 2024 में भारतीयों के लिए आधुनिक
नई आधुनिक आहार संबंधी मार्गदर्शिका भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने संयुक्त रूप से जारी की है। इसमें भारतीयों के नवीन जीवन शैली परिवर्तनों, उच्च प्रसंस्कृत भोजन, फास्ट फूड, मोटापा, गैर संचारी रोगों को ध्यान में रखते हुए नए आहार मानक निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन को इसरो द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान व प्रौद्योगिकी जागरूकता स्टार्ट कार्यक्रम के लिए नोडल केंद्र के रूप में निर्दिष्ट किया गया है? तो भाई वो किया गया है गुजरात विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद को। पढ़ते हैं इसके बारे में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार गुजरात विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद को गुजकोस्ट को स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग स्टार्ट कार्यक्रम के लिए नोडल केंद्र के रूप में नामित किया गया है। स्टार्ट कार्यक्रम जो इसरो की पहल है, ये प्रारंभिक स्तर का ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच प्रदान करता है। यह कार्यक्रम अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों जैसे ग्रहों का अन्वेषण, खगोल शास्त्र, हेलियोफिजिक्स और वायुमंडलीय विज्ञान और सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण अनुसंधान को सम्मिलित करता है। इस पहल का उद्देश्य उभरते हुए वैज्ञानिकों, अभियंताओं की जिज्ञासों को प्रज्वलित करना है। स्टार्ट कार्यक्रम के तहत गुजकोस्ट लाइव कक्षाओं की मेजबानी करेगा और ज्ञान प्रसार का केंद्रीय केंद्र बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूर्य पृथ्वी तंत्र में लग्रांज बिंदुओं यानी L2 और L3 के बीच में लगभग कितनी दूरी है? तो वही वो है 32 करोड़ किलोमीटर। पढ़ते हैं इसके बारे में। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। L2 बिंदु के पृथ्वी के पीछे, पृथ्वी से आगे लगभग 15 लाख किलोमीटर दूरी पर स्थित है। L3 सूर्य की दूसरी ओर पृथ्वी की कक्षा से लगभग 15 करोड़ दूरी पर स्थित है, 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। चूँकि L2 और L3 दोनों सूर्य के विपरीत दिशाओं में पृथ्वी से दूर अलग अलग दूरी पर स्थित हैं, इन दोनों के बीच कुल दूरी लगभग 32 करोड़ किलोमीटर मानी जाती है। 15 करोड़ प्लस 15 करोड़ लगभग, मतलब वैसे तो 30 करोड़, लेकिन L2 की अतिरिक्त दूरी अगर जोड़ ली जाए तो 32 करोड़ किलोमीटर हो जाएगी। तो ये L2 रहा और ये L3 रहा, दोनों के बीच में डिस्टेंस पूछी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊष्मा अंतरणों में से कौन सा संवैनिक उदाहरण है? माइक्रोवेव ओवन में भोजन को गर्म करना, या फिर गैस स्टोव पर एक बर्तन में जल उबालना, या धूप में गर्मी महसूस करना, या किसी पीतल की छड़ के एक सिरे को गर्म करना और दूसरे सिरे पर तापमान में वृद्धि का अवलोकन करना। तो भाई इसमें आएगा गैस स्टोव पर एक बर्तन को उबालना, ये संवहन का उदाहरण है भाई। पढ़ते हैं इसके बारे में। संवहन, जिसे कन्वेक्शन कहते हैं, द्रव और गैसों में गर्म परतों का ऊपर उठना, जैसे कि पानी उबलना, हवा का गर्म होकर ऊपर उठना। संचलन या कंडक्शन, ये क्या होता है? ठोसों में गर्मी का फैलाव यानी धातु की छड़ का गर्म होना। विकिरण यानी रेडिएशन, बिना किसी माध्यम के उष्मा का संचरण, जैसे धूप में गर्मी लगना और आग में गर्मी महसूस होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयुष्मान भारत स्कूल स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। बात बिल्कुल सही है। जिसमें स्कूल आधारित स्वास्थ्य संवर्धन गतिविधियों का आयुष्मान भारत कार्यक्रम के स्वास्थ्य एवं कल्याण घटक के एक भाग के रूप में शामिल किया गया है। ये स्टेटमेंट भी लगभग सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है भाई इसमें। हाँ देखो, आयुष्मान भारत स्कूल स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम क्या है? आयुष्मान भारत स्कूल स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। इसमें स्कूल आधारित स्वास्थ्य संवर्धन गतिविधियों को आयुष्मान भारत कार्यक्रम के स्वास्थ्य एवं कल्याण घटक के एक भाग के रूप में शामिल किया गया है। ये गतिविधियां स्कूल स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य संवर्धन, रोग निवारण और स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच को एकीकृत व्यवस्थित करके जोड़ती हैं। प्रत्येक विद्यालय में 2 शिक्षक, अधिमानत 1 पुरुष 1 महिला, जिन्हें स्वास्थ्य और आरोग्य दूत के रूप में नामित किया गया है, उन्हें हर सप्ताह के 1 घंटे के लिए दिलचस्प गतिविधियों के लिए स्वास्थ्य संवर्धन और रोग निवारण जानकारी देने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि आनंदपूर्ण शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। ये स्वास्थ्य संवर्धन संदेश देश में स्वास्थ्य प्रथाओं को बेहतर बनाने पर भी असर डालते हैं, क्योंकि छात्र समाज में स्वास्थ्य और आरोग्य के संदेश वाहक के रूप में कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम्बेक्स 2024 सिंगापुर भारत द्विपक्षीय समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? वर्ष 1994 में अभ्यास लॉन्चिंग के रूप में सिम्बेक्स का प्रारंभ हुआ। बात बिल्कुल सही है। अक्टूबर 2024 में आयोजित
हाल का अभ्यास इसका 31वां संस्करण था, ये भी सही है। इसका उद्घाटन समारोह स्थल INS शिवालिक था, ये भी सही है। इसका बंदरगाह चरण हार्बर फीट जो है बंगाल की खाड़ी में, और समुद्री चरण विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ। एक्सचेंज कर दिया भाई, ये स्टेटमेंट गलत है भाई। देखो, सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स 2024 में हुआ। 23 से 29 अक्टूबर 2024 तक 31वां संस्करण था। पूर्वी नौसेना कमान विशाखापट्टनम में आयोजित हो रहा है, जो 23 से 29 अक्टूबर 2024 तक। सिंगापुर गणराज्य के नौसेना जहाज RSS टेनासियस, जिसमें हेलीकॉप्टर शामिल है, सिम्बेक्स 2024 में भाग लेने 23 से 24 अक्टूबर को विशाखापट्टनम पहुंचा। सिम्बेक्स जो 1994 में एक्सरसाइज लॉयन किंग के रूप में शुरू हुआ था, तब से भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य की नौसेना के बीच सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समुद्री सहयोगों में से एक बन गया है। अभ्यास के 2 चरण हैं भाई, 23 से 25 अक्टूबर तक विशाखापट्टनम बंदरगाह चरण पर, और 28 से 29 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी में समुद्री चरण। इस वर्ष के संस्करण का उद्देश्य भारत और सिंगापुर के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है, ताकि अंतर्क्रियाशीलता बढ़ाई जा सके, समुद्री डोमेन को लेकर सुधार हो सके और सामान्य समुद्री चुनौतियों का समाधान करने के लिए सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। बंदरगाह चरण में वस्तु विशेषज्ञ आदान प्रदान, क्रॉस डेक विजिट्स, खेल कार्यक्रम, दोनों सेनाओं के कर्मियों के बीच पूर्व नौकायन ब्रीफिंग शामिल होंगे, और समुद्री चरण में उन्नत नौसेना अभ्यास देखने को मिलेंगे, जिसमें लाइव हथियार फायरिंग, पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रशिक्षण, सतह रोधी, हवा रोधी संचलन, समुद्री कौशल विकास और सामरिक युद्धाभ्यास शामिल हैं। सिम्बेक्स 24 की शुरुआत के लिए उद्घाटन समारोह 24 अक्टूबर को 2024 को INS शिवालिक पर आयोजित किया जाएगा, और इसमें बड़े पूर्वी बेड़े और सिंगापुर नौसेना की भाग लेने वाली इकाइयां शामिल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM प्रणाम पहल का उद्देश्य धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षाओं के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों का समर्थन करना है। PM प्रणाम की संक्षिप्ति क्या है? तो भाई इसका है PM प्रोग्राम फॉर रिनोवेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। याद रखना है इसको, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसमें 14 स्टेट्स ने अपना पार्टिसिपेशन दिखाया है। 15.14 LMT जो कंजप्शन है केमिकल फर्टिलाइजर्स का, ये फाइनल ईयर 2023-24 में उन्होंने कम किया है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23वें एशियान भारत शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ये लाओ PDR में आयोजित हुआ, बात बिल्कुल सही है। ये शिखर सम्मेलन के लिए अध्यक्षीय विषय था और सृजनात्मक समुत्थान बढ़ाना था इसका। अच्छा, भारत ने वर्ष 2025 में एशियन भारत पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित किया गया, बात बिल्कुल सही है। भारत ने एशियन नेताओं को माँ के लिए एक पेड़ लगाओ अभियान में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया, ये स्टेटमेंट भी सही है। इसमें सेकंड स्टेटमेंट गलत है भाई। ये एशियन लाओ PDR 2024 21वां संस्करण था। आयोजन स्थल वियंतियाने है, और आयोजन तिथि 10 अक्टूबर 2024 को। अध्यक्षता लाओस ने करी थी। इसमें 10 सदस्य देश शामिल हुए थे, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। और इन्होंने मतलब इसका उद्देश्य था कनेक्टिविटी एवं लचीलापन, और 10 सूत्रीय इसमें योजना की घोषणा की थी PM ने। ओके, अभी इसके 10 सूत्र आप पढ़ लेना आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंद महासागर पहल को भारत ने 2019 में बैंकॉक में या थाईलैंड में आयोजित पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया था, ये स्टेटमेंट तो सही है। तापी गैस पाइपलाइन परियोजना को दक्षिणी पूर्वी तुर्कमेनिस्तान की गालनिस गैस क्षेत्र से निकाली गई गैस प्राकृतिक गैस को अफगानिस्तान पाकिस्तान से होते हुए भारत तक पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ये स्टेटमेंट भी सही है। भारत इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का सदस्य नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल गलत है। वो है G4 राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीटों के लिए एक दूसरे के लिए दावेदारी का समर्थन करते हैं। वही अस्थायी नहीं, स्थायी सीटों के लिए करते हैं। नॉर्दर्न यूनाइटेड 2024 के संयुक्त नौसेना व वायुसेना अभ्यास में भारत भी शामिल होगा,
ये स्टेटमेंट गलत है भाई, इसमें चीन और वो क्या नाम है उसका पता नहीं, रूस शामिल होते हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में, 3 4 5 गलत हैं, 1 2 सही हैं। भारत इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का सदस्य G4 राष्ट्रीय स्थायी सीटों के लिए एक दूसरे के लिए दावेदारी का समर्थन करते हैं। G4 राष्ट्र ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान इसमें शामिल हैं। नॉर्दर्न यूनाइटेड 2024। हाल ही में चीन और रूस ने संयुक्त नौसेना व वायुसेना अभ्यास नॉर्दर्न यूनाइटेड 2024 की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई। डच रोग अर्थव्यवस्था में एक ऐसे विरोधाभास को दर्शाता है जहां अर्थव्यवस्था के किसी एक क्षेत्र की तेजी से विकास के कारण अन्य क्षेत्रों की गिरावट आती है। ये स्टेटमेंट तो सही लग रहा है भाई। वर्ल्ड बैंक उन अर्थव्यवस्थाओं को मिडिल इनकम वाले देश के रूप में वर्गीकृत करता है जिनकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 1135 अमेरिकी डॉलर से 13,846 अमेरिकी डॉलर के बीच है। बात बिल्कुल सही है। वधावन बंदरगाह या पतन को भारत के 13वें महापतन के रूप में स्थापित किया जाएगा। यह देश का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट होगा। ये स्टेटमेंट तो सही है यार, फिर इसमें सारे स्टेटमेंट ही सही है भाई। देखो, डच रोग या डच डिजीज़ क्या है? आर्थिक सिद्धांत में उस स्थिति को कहते हैं जब किसी देश में प्राकृतिक संसाधन जैसे तेल और गैस की खोज, उसके निर्यात में तेजी से वृद्धि होती है, जिससे मुद्रा तो मजबूत होगी लेकिन अन्य पारंपरिक क्षेत्र जैसे निर्माण और कृषि कमजोर हो जाते हैं। सेकंड स्टेटमेंट सही है क्योंकि वर्ल्ड बैंक के अनुसार मध्यम आय वाले देशों की GNI प्रति व्यक्ति सीमा लगभग प्रति व्यक्ति इनकम है आय लगभग 1136 अमेरिकी डॉलर से 13,845 अमेरिकी डॉलर के बीच होती है। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि वधावन जो बंदरगाह है महाराष्ट्र में प्रस्तावित है, भारत का 13वां सबसे प्रमुख बंदरगाह होगा और ये सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट प्रस्तावित होने वाला है और ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के दबाव को कम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा भागीदारी के वित्त नेटवर्क में शामिल हुआ। बात बिल्कुल सही है। भारत सरकार ने भारत के लिए 30 क्रिटिकल मिनरल की सूची जारी की है। ये बात भी सही है। भारत में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग किसी व्यवसाय को एक स्टार्टअप के रूप में मान्यता देता है। ये पता नहीं यार भाई, तो इसमें तीनों स्टेटमेंट ही बिल्कुल सही है भाई। कौन सा स्टेटमेंट गलत नहीं है ये पूछा है, तो कोई गलत नहीं है इसमें। पढ़ते हैं इसके बारे में। भारत 2023 में मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप MSP में शामिल हुआ। MSP एक बहुपक्षीय पहल है जिसका नेतृत्व करता तो भाई अमेरिका है। इसका उद्देश्य क्रिटिकल मिनरल्स की सुरक्षित और टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देना है। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि भारत सरकार ने वर्ष 2023 में 30 महत्वपूर्ण खनिजों की एक राष्ट्रीय सूची जारी की है जिसमें लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, निकल, टाइटेनियम आदि शामिल हैं। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि उद्योग मंत्रालय उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT भारत में स्टार्टअप को मान्यता प्रदान करता है। स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत कोई भी नवाचार आधारित व्यवसाय DPIIT से स्टार्टअप प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? स्थल और चर्चा में क्यों? फिलाडेल्फी कॉरिडोर, इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम वार्ता पर। बात बिल्कुल सही है। सेकंड, थॉमस सोल, फिलीपींस और रूस के बीच विवाद। पता नहीं। बटागाई का क्रेटर, यह क्रेटर जमीन पर बर्फ पिघलने के साथ हर साल बढ़ रहा है। ये बात भी सही है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य M23 समूह और DRC की सेना के बीच सशस्त्र संग्रह। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसमें स्टेटमेंट कौन सा गलत है? B। देखो भाई, सेकंड, थॉमस सॉल फिलीपींस और चीन के बीच विवादित क्षेत्र है जो दक्षिण चीन सागर में, और क्वेश्चन में है फिलीपींस और रूस। नहीं भाई, फिलीपींस और चीन के बीच में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्रीविजयपुरम। बात बिल्कुल सही है। भारत सरकार ने सेंटिनल द्वीप में पर्यटन को अवैध घोषित नहीं कर रखा है भाई। सेकंड स्टेटमेंट गलत है भाई इसमें। और पूछा क्या है? सही। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत है। सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है भाई? क्योंकि भारत सरकार ने सेंटिनल द्वीप में पर्यटन को अवैध घोषित कर रखा है। यह द्वीप अंडमान द्वीप समूह में से एक और सेंटिनली जनजाति यहाँ पर रहती है। ओके, चलो ये पेपर हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट पेपर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।